आज के सेगमेंट में हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं और टॉपिक का नाम है डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर फंक्शन या वेक्टर फील्ड। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। देखिए डाइवर्जेंस क्या होता है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है और उसका फिजिकल और ज्योमेट्रिकल मतलब क्या होता है, ये हम लोग पूरा इस टॉपिक में समझेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बने रहिएगा पूरे टॉपिक में। देखिए किसी भी वेक्टर फंक्शन का पहले तो जो डाइवर्जेंस निकाला जाता है वो किसी न किसी वेक्टर फंक्शन यानी सदिश राशि का ही निकाला जाता है। अब किसी वेक्टर फंक्शन का डाइवर्जेंस मैथमेटिकली निकालना ये एक अलग प्रोसेस है, बट वो फिजिकली या ज्योमेट्रिकली वो क्या दर्शाता है, उसको कैसे हम रियलाइज करेंगे, ये एक अलग चीज है और हम दोनों को यहाँ पे समझेंगे। ठीक है, अब इसके लिए मैं पहले आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। मान लीजिए यहाँ पे एक बड़ा सा यहाँ पे होल है और इस होल में मान लीजिए कोई पानी का सोर्स, जैसे मान लीजिए कोई ट्यूबवेल लगा हुआ है, कोई ट्यूबवेल लगा हुआ है और यहां से पानी निकल रहा है इस होल में से, और वो जो पानी है वो चारों तरफ बनी इन नालियों में से इस प्रकार से दूर जा रहा है। ठीक है, ये मान लीजिए ये चारों दिशाओं में ये पानी क्या हो जा रहा है, यहां से निकल के फैल जा रहा है। तो अब ये तो आपको दिखाई दे रहा है क्योंकि पानी निकल रहा है, तो ये आपको साफ दिखाई दे रहा है। और ये जो पानी निकल रहा है इसका कोई ना कोई वेलोसिटी होगा, तो वो वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब यहां के केस में ये जो मैं एग्जांपल लिया हूं, अगर इस केस में आप इस वेलोसिटी का अगर डाइवर्जेंस निकालते हैं तो मैथमेटिकली क्या होता है, किसी भी वेक्टर फंक्शन का डाइवर्जेंस निकालने के लिए हम लोग डेल ऑपरेटर के साथ उसका डॉट प्रोडक्ट लेते हैं। तो ये डेल ऑपरेटर है, डेल ऑपरेटर मैंने आप लोगों को पढ़ाया है और आप जानते भी हैं कि डेल ऑपरेटर क्या होता है। तो डेल ऑपरेटर के साथ जब आप वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो यहाँ पे तीन सिनेरियो हो सकता है, या तो पॉजिटिव आए, या तो जीरो आए, या तो नेगेटिव आए। क्यों? क्योंकि दो वेक्टर क्वांटिटी, दो सदिश राशियों को डॉट प्रोडक्ट स्केलर होता है। तो या तो ये पॉजिटिव में कोई स्केलर क्वांटिटी जैसे 5, 6, 10 समथिंग, या स्केलर कोई फंक्शन भी स्केलर में आ सकता है, वो आएगा, या तो जीरो आएगा या निगेटिव आएगा। यही तीन केस बनेगा स्केलर। पर यहाँ पे ये दर्शाएगा क्या? अब जैसे मान लीजिए मैं डेल ऑपरेटर के साथ इस वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट निकालता हूं और पॉजिटिव आ गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फंक्शन, जो वेलोसिटी है जिसका हमने डाइवर्जेंस निकाला है वो पॉजिटिव आ गया। इसका मतलब जिस पॉइंट पे मैंने डाइवर्जेंस निकाला है उस पॉइंट पे ये जो वेक्टर क्वांटिटी है वो डाइवर्ज कर रहा है, मतलब फैल रहा है। और जैसा कि आपको फिगर में दिखाई दे रहा है कि यहां से पानी निकल रहा है और वो पानी चारों डायरेक्शन में क्या हो जा रहा है, फैल रहा है। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जब आप वेलोसिटी, ये जो पानी बह रहा है उस फंक्शन का जब डाइवर्जेंस निकालेंगे तो पॉजिटिव आएगा। और अगर मान लीजिए निगेटिव आ जाता है, इस वेलोसिटी का डाइवर्जेंस निगेटिव आ जाता है, तो इसमें उल्टा केस होगा। उल्टा केस क्या होगा कि इस केस में मान लीजिए यहाँ पे एक बड़ा सा होल है और यहाँ पे ये बड़ा सा होल में चारों तरफ से मान लीजिए पानी आके इस होल में इकट्ठा हो रहा है। जैसे मान लीजिए बारिश का पानी होता है ना, तो यहाँ पे मान लीजिए ये होल में आके चारों तरफ से पानी इकट्ठा हो रहा है। तो अब ये जो मैं केस लिया हूं, इस सिनेरियो में जब आप इसके वेलोसिटी का आप डाइवर्जेंस निकालेंगे तो वो निगेटिव आएगा। अब निगेटिव का मतलब हुआ कि इस वेलोसिटी का निगेटिव डाइवर्जेंस। अब डाइवर्जेंस का मतलब होता है फैलना, अब निगेटिव डाइवर्जेंस का मतलब उल्टा हो गया कि वो वहां पे कन्वर्ज हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है। समझ में आया? यानी किसी भी वेक्टर फंक्शन का जब हम डाइवर्जेंस निकालते हैं तो वो उस वेक्टर के डाइवर्ज या कन्वर्ज होने की प्रॉपर्टी को दर्शाता है। यानी वो वेक्टर फंक्शन, वो सदिश राशि उस पर्टिकुलर पॉइंट पे इकट्ठा हो रहा है कि फैल रहा है, जहां पे हम डाइवर्जेंस निकाल रहे हैं, इसका मेजरमेंट होता है डाइवर्जेंस। मेरे ख्याल से आप इस एग्जांपल से बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम लोग देखते हैं कि मैथमेटिकली इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं और नोट्स का सेगमेंट देख लेते हैं। देखिए, और हाँ, इसमें हम लोग प्रूव भी करेंगे, डाइवर्जेंस को हम लोग डिराइव भी करेंगे। मान लीजिए कोई वेक्टर फंक्शन है ए, ठीक है, ये वेक्टर फंक्शन ए है, तो कोई वेक्टर फंक्शन है, तो यानी ये ax i कैप प्लस a y j कैप प्लस a z k कैप के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब इसका डाइवर्जेंस हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? डाइवर्जेंस है a इक्वल टू डेल डॉट a वेक्टर, समझ में आया ना, डेल वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट। अब यहाँ पे ये डेल वेक्टर का मान रखिए और यहाँ पे इसको ऐसे भी हम लोग जब डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो ये फाइनली डायरेक्ट अगर डाइवर्जेंस देखना हो तो हम ऐसे ये निकाल सकते हैं, डेल डॉट a इक्वल टू डेल एक्स बाई डेल एक्स। एक्स मतलब समझ रहे हैं, जैसे कोई भी वेक्टर क्वांटिटी हो, जैसे मान लीजिए ए वेक्टर यही दिया है 5i कैप प्लस 7j कैप प्लस 2k कैप, तो आप समझ ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो 5 यहाँ पे जो है वो क्या हो गया, वो हो गया ax, 7 क्या हो गया, वो हो गया ay, और 2 क्या हो गया, वो हो गया az। ठीक है,
अब यहाँ पे, अब ये तो जैसे कि ये इसमें मैंने कोई वेरिएबल टर्म्स नहीं रखा है, ये तो मैंने आपको सीधे एक मतलब कांस्टेंट लेके दिखा दिया। कोई भी वेक्टर ऐसा भी हो सकता है 5x² i कैप प्लस 2y स्क्वायर जे कैप प्लस 7 जेड स्क्वायर के कैप या जेड क्यूब के कैप। तो यहाँ पे देखिए ax क्या है, ax है 5x²। तो जब आप ax यहाँ पर रखेंगे तो पार्शियल डेरिवेटिव x के सापेक्ष में तो कितना आएगा, ये 10x आएगा समथिंग, समझ में आया ना। ax उसी प्रकार ay को रखेंगे यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आएगा प्लस 4y आएगा, जेड का 14 जेड, ये यहाँ पे ये आ गया। अब ये यहाँ पे ये स्केलर आया है। अब किसी पॉइंट पे अगर निकालना है तो मान लीजिए समथिंग पॉइंट 1,1,1 पे निकालते हैं, तो x का मान 1, y का मान 1 और z का मान 1 रख दीजिए, फिर जोड़ दीजिएगा जो भी आएगा। जैसे इस केस में कितना आएगा, इस केस में आएगा 28 आ जाएगा इस केस में। तो ये इसका इस तरह से हम लोग डाइवर्जेंस निकालते हैं, ठीक है। अभी हम इसके पे बहुत सारे क्वेश्चंस करवाएंगे आप लोगों को, क्वेश्चंस की सीरीज अलग चलेंगे, वो इसी प्लेलिस्ट में ऐड होता जाएगा आगे चल के। तो इस पे हम लोग बहुत ढेर सारा न्यूमेरिकल करेंगे, उसके लिए आप परेशान मत रहिए। पहले आप यहाँ पे डाइवर्जेंस का थ्योरी अच्छे से समझिए। हेंस द डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फंक्शन इज ए स्केलर, ठीक। अब हम लोग पढ़ते हैं कि ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या होता है डाइवर्जेंस का। भाई ज्योमेट्री डाइवर्जेंस कैसा दिखता है, क्या दर्शाता है, तो डाइवर्जेंस ऑफ एनी वेक्टर शोज दैट हाउ मच दैट वेक्टर डाइवर्स या स्प्रेड आउट बाहर की ओर फ्रॉम गिवन पॉइंट। यानी किसी सदिश का डाइवर्जेंस यह दर्शाता है कि किसी बिंदु पर वह सदिश कितना बाहर की ओर बिखर रहा है। अब इसका मैं कुछ रियल एग्जांपल दर्शाता हूं, अभी मैं हाइपोथेटिकल एग्जांपल लिया था। देखिए आप लोग ये पॉजिटिव चार्ज जानते हैं कि कोई भी पॉजिटिव चार्ज होता है तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइनें उस चार्ज से बाहर की ओर निकलती है, तो ये पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइनें हैं। इसी प्रकार यहाँ पे नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइनें हैं और आप जानते हैं वो अंदर की ओर होती है। अब हम यहाँ इस फील्ड में किसी भी पर्टिकुलर, मान लीजिए ये सरफेस में एक आर्बिट्रेरी ड्रॉ कर देता हूं और इसका अगर मैं डाइवर्जेंस निकालूंगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो ये डाइवर्जेंस 0 नहीं आएगा, कुछ और कुछ डाइवर्जेंस आएगा। और अगर ये पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ऐसे में डाइवर्जेंस क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, इसको पॉजिटिव डाइवर्जेंस बोलेंगे। इसीलिए डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कभी 0 नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो तो या तो डाइवर्ज होने की प्रॉपर्टी रखता है या तो कन्वर्ज होने की प्रॉपर्टी रखता है। समझ में आया? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ओपन लूप बनाता है, क्लोज लूप तो बनाता नहीं है। अभी मैं आता हूं मैग्नेटिक फील्ड वाले में तो आप समझ जाएंगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। इसी प्रकार नेगेटिव चार्ज वाले में आप निकालेंगे तो निगेटिव डाइवर्जेंस आएगा, यानी निगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक लाइनें एक जगह पे कन्वर्ज होती हैं। तो जब आप इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का डाइवर्जेंस निकालेंगे तो ये निगेटिव आएगा, निगेटिव चार्ज का, ठीक है। अब हम आते हैं मैग्नेटिक फील्ड में। देखिए कोई भी मैग्नेट होता है, नॉर्थ पोल साउथ पोल होता है, और इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड की लाइनें हैं वो क्लोज लूप बनाती हैं। यानी नॉर्थ पोल से शुरू होगा, फिर साउथ पोल पे आएगा, फिर साउथ पोल से नॉर्थ पोल, एक क्लोज लूप बनाएगा। इस प्रकार से इसकी लाइनें ये मैग्नेटिक फील्ड की बन गई। अब जरा आप सोचिए कि मैग्नेटिक फील्ड में अगर मैं कोई आर्बिट्रेरी सरफेस ड्रॉ करूं या कोई पॉइंट ले लूं, तो आप देखेंगे उस पॉइंट पे जितनी लाइनें यहाँ पे आके कन्वर्ज हो रही हैं, देखिए इस सरफेस की ओर 3 लाइनें आ रही हैं, कन्वर्ज हो रही हैं, तो उसी सरफेस से सेम टाइम पे 3 लाइनें बाहर भी तो निकल जा रही हैं। यानी अगर +3 लाइनें यहाँ पे ऐड हुई तो -3 लाइन बाहर भी निकल जा रहा है। यानी नेट में यहाँ पे न तो डाइवर्जेंस हुआ न तो कन्वर्जेंस हुआ। 3 लाइन अगर इस सरफेस से बाहर की ओर जा रहा है तो 3 लाइन आ भी जा रहा है। तो इसीलिए मैग्नेटिक फील्ड का डाइवर्जेंस हमेशा 0 आता है, और ये एक मैक्सवेल का इक्वेशन भी है, आप लोग जानते हैं सेकंड इक्वेशन। जो डाइवर्जेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑलवेज 0 होता है। ये क्या दर्शाता है? ये यही दर्शाता है कि कहीं भी अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे जितनी मैग्नेटिक लाइनें आएंगी, इकट्ठा होंगी, उतनी लाइनें वहां से निकल भी जाती है, क्योंकि ये क्लोज लूप बनाती है। जबकि यहाँ ये ओपन लूप बनता है, ये गया तो फिर एक डायरेक्शन में गया, ये वापस लौटेगा नहीं क्लोज लूप बनाने के लिए, ठीक है। तो ये अगर आप यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव भी रखें, तो अगर ये पॉजिटिव और नेगेटिव ऐसे मिलके बना रहे हैं तो फिर यहाँ पे ये सिनेरियो आप अलग अलग चार्ज को लेके कंसीडर करिए, दोनों को मिलाइएगा मत। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? तो यहाँ पे ये ओपन लूप है ना, अगर मिलाएंगे तो भी आपको एक ही साइड फिर कंसीडर करना पड़ेगा, फिर वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, उस पर अभी मैं नहीं जाना चाहता हूं। आप इसकी सिंपलिसिटी को समझिए। यहाँ पे ये क्लोज लूप बनाने का मतलब हुआ, जैसे मैं ये एक सरफेस ले, आप देख पा रहे हो कि जितनी लाइनें जहां पे भी, जैसे यहाँ पे भी देखिए, जितनी लाइनें यहाँ पे आएंगी उतनी लाइनें फिर यहाँ से बाहर भी निकल जाएंगी। तो ना नेट में डाइवर्जेंस हुआ ना नेट में कन्वर्जेंस हुआ, ठीक। तो यहाँ पे डाइवर्जेंस मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? 0 होता है। ये इसका ज्योमेट्रिकल मतलब होता है।
अब हम लोग आते हैं फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डाइवर्जेंस पे, यानी हम लोग डाइवर्जेंस को यहाँ पे डिराइव करने वाले हैं। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पे स्पेस में कोई फ्लूइड मतलब एक लिक्विड जो है वो फ्लो कर रहा है, ठीक है। मान लीजिए वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, वैसे वो सभी डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, पर हम लोग डेरिवेशन एक ही डायरेक्शन को लेके निकालेंगे, बाद में जनरलाइज कर देंगे। तो यहाँ पे मान लीजिए कोई लिक्विड जो है वो फ्लो कर रहा है, तो अब हम लोग चूंकि एक डायरेक्शन में केवल लेंगे, तो मान लीजिए उस लिक्विड का जो एक्स एक्सिस के अलोंग जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है वो vx है। अब यहाँ पे हम लोग एक क्या करते हैं, आर्बिट्रेरी एक हम लोग यहाँ पे ये सरफेस ले लेते हैं, ठीक है। ये एक मैंने छोटा सा, वैसे तो ये पूरा एक वॉल्यूम लिए हैं चूंकि, लेकिन हम लोग सरफेस से ही इसका पूरा का पूरा थ्योरी मतलब डेराइव होगा। क्यों, अभी ये आपको समझ में आ जाएगा। ये आपको एक मान लीजिए क्यूब दिखाई दे रहा है, क्यूब जैसा तो नहीं बन पाया, पर इसको क्यूब ही समझ लीजिए, या क्यूबॉइड भी समझ सकते हैं, कोई विशेष उससे समस्या नहीं होने वाली है। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि लेट अस कंसीडर द केस ऑफ ए फ्लूइड फ्लो हैविंग यूनिट डेंसिटी। ये जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है उसकी डेंसिटी यूनिट है, और इसकी वेलोसिटी क्या है, vxi कैप प्लस vy j कैप प्लस vz k कैप, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे नाउ द मास ऑफ द फ्लूइड फ्लोइंग इन थ्रू फेस ABCD इन पर यूनिट टाइम, यानी सतह ABCD द्वारा प्रति सेकेंड अंदर जाने वाले पानी का द्रव्यमान वो कितना हो जाएगा। देखिए हम लोग करने क्या वाले हैं ना कि ये वाला आप सरफेस देख रहे हैं ABCD A, इस सरफेस से कितना फ्लूइड अंदर गया, फिर ये वाला जो सरफेस PQRS है इससे कितना फ्लूइड बाहर निकला, फिर हम लोग नेट में देखेंगे कि कितना नेट में इस पूरे सरफेस में, ये जितना भी इसका सरफेस है, कितना फ्लूइड अंदर आ रहा है, कितना फ्लूइड बाहर जा रहा है, इसी को हम लोग चेक करेंगे। तो इसके लिए हम लोग देखते हैं कि पहले ये जो ABCD जो फेस है, इस फेस से कितना फ्लूइड अंदर गया। तो आप लोग जानते हैं एक फॉर्मूला होता है मास इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, यानी द्रव्यमान बराबर आयतन गुणे घनत्व। तो यहाँ पे मास इक्वल टू, देखिए इक्वल टू वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ठीक है, इस क्यूबॉइड का आयतन। अब ये और डेंसिटी तो हमने 1 मान लिया है फ्लूइड का, तो ये 1 हो जाएगा। अब आप जानते हैं लंबाई गुणे चौड़ाई यानी लेंथ इनटू ब्रेड्थ क्या होता है, वो होता है क्षेत्रफल। तो इतने को हम लोग क्षेत्रफल मान लेते हैं, या फिर चौड़ाई इनटू ऊंचाई को भी क्षेत्रफल मान सकते हैं। कोई दो डायमेंशन का आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वो क्षेत्रफल आएगा। एक को छोड़ दीजिए लेंथ, ये लेंथ मान लीजिए ये वाला हमने छोड़ दिया है, तो ये लंबाई को फिर मैं वापस दूरी लिख देता हूं, क्योंकि ये जो लिक्विड है वहां A से P तक दूरी तय करके फिर वापस इस फेस से बाहर निकल जाएगा। तो इस केस में जो मास फ्लो ऑफ मास पर यूनिट टाइम जो बनेगा वो क्या बनेगा, इतना मास यानी मास अपॉन टाइम, और मास का यहाँ पे फॉर्मूला क्या आया, यूनिट डेंसिटी के लिक्विड के लिए दूरी गुणे क्षेत्रफल, ठीक है, डिस्टेंस इनटू एरिया। अब यहाँ पे ये दूरी बटे ये टाइम, ये जो है दूरी बटे टाइम क्या बन जाएगा, वेग। हालांकि डिस्टेंस यहाँ पे डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है, थोड़ा सा वो एडजस्ट कर लीजिए। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वो क्या बन जाएगा, वेलोसिटी बन जाएगा। तो वेलोसिटी इनटू एरिया यानी m/t जो मास पर यूनिट टाइम जो फ्लो कर रहा है वो क्या आएगा, वेलोसिटी इनटू एरिया। तो बस देख लीजिए इस फेस द्वारा ABCD फेस द्वारा कितना मास पानी का अंदर गया, फ्लूइड का अंदर गया, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा वेलोसिटी इनटू एरिया। तो वेलोसिटी तो उस डायरेक्शन में vx है, और इस फेस का एरिया क्या हो जाएगा, ये वाले फेस का एरिया। आप लोग देख रहे हैं ये एक प्रकार का क्या बना रहा है, रेक्टेंगल यानी आयत बना रहा है। तो आयत का ये हो गया, मान लीजिए ये वाला भाग हो गया लंबाई, और ये हो गया मान लीजिए चौड़ाई। तो इसका एरिया क्या बन जाएगा, एरिया बनेगा dy इंटू dz। क्यों, क्योंकि ये जो क्यूबॉइड लिए हैं इसमें एक चीज याद रखिएगा, x एक्सिस के अलोंग जो इसका लेंथ है वो dx है, y एक्सिस के अलोंग क्या है dy, और z एक्सिस के अलोंग जो लेंथ है उसका क्या है dz। तो जो एरिया ये वाले एरिया से जो पास हो रहा है मास फ्लूइड का, ये एरिया केवल दो, एक लेंथ dy से बना है और दूसरा लेंथ dz से बना है। dx वाला तो इसमें है ही नहीं, तो इसका एरिया dy इंटू dz हो जाएगा। तो vx इंटू dy इंटू dz इतना हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि कितना जो फ्लूइड है, जो तरल है, उसका कितना मात्रा इस PQRS से बाहर निकला। तो उस केस में भी वेलोसिटी इंटू एरिया हो जाएगा। तो यहाँ पे मान लीजिए वेलोसिटी vx प्लस dvx, मतलब मान लेते हैं थोड़ा बहुत वेलोसिटी बढ़ के vx प्लस dvx हो गया, वो इंटू इसका एरिया क्या हो जाएगा, इसका भी एरिया हो जाएगा dy इंटू dz हो जाएगा, ठीक। तो इसको हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, इसका ये वेलोसिटी इनटू दैट एरिया, फिर ये हो गया, समझ में आया। अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा एक चीज
ये आप लोग नोट कर लीजिए, द मास ऑफ फ्लूइड फ्लोइंग आउट अक्रॉस द फेस पी क्यू आर एस इन पर यूनिट टाइम, यानी सतह पी क्यू आर एस द्वारा प्रति सेकंड बाहर निकलने वाले पानी का द्रव्यमान इतना हो जाएगा। अब यहाँ पे dvx को, यानी x के डायरेक्शन में वेलोसिटी में होने वाला चेंज dvx को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, del vx by del x into dx। आप जानते हैं किसी भी डायरेक्शन में, किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में वेक्टर में होने वाला चेंज हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं पार्शियल डेरिवेटिव में, तो इसको हम लोग इस प्रकार से डिनोट कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखिए मल्टीप्लाई नहीं, मान लीजिए अब नेट में कितना फ्लूइड बाहर निकला, नेट में कितना निकला, तो ये इतना पार्ट इन था और ये इतना पार्ट आउट था, तो नेट में कितना आउट हुआ, हम लोग इसमें से क्या करें, जितना इन हुआ है उसमें से आउट वाला पार्ट घटा देते हैं। और सॉरी, हमें निकालना है नेट डिक्रीज इन द मास ऑफ फ्लूइड अलोंग एक्स एक्सिस पर यूनिट टाइम, मतलब जितना इन हुआ और जितना आउट हुआ उसमें कितना फ्लक्स की मात्रा में कमी हुई। फ्लक्स मतलब वो जो पानी का जो फ्लक्स बह रहा है, तो इतना फ्लक्स अगर पानी का उस क्यूबॉइड में अंदर गया, उस घनाभ में अंदर गया, एक एक्स वाले डायरेक्शन में केवल, और इतना बाहर निकला, तो नेट में कमी कितनी हुई होगी, तो इसीलिए हम लोग इन में से आउट वाला घटा देते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा सिंपल सा कैलकुलेशन है, सॉल्व करेंगे तो ये इतना आएगा, यानी ये माइनस, ये साइन ये बताता है कि फ्लक्स में यानी डिक्रीज हुआ है, माने जितना पानी अंदर जा रहा है एबीसीडी फेस से, उससे कम पी क्यू आर एस वाले से बाहर निकला है फ्लक्स। अब सिमिलरली हम लोग क्या करते हैं, वाई डायरेक्शन में भी इतना ही डिक्रीज होगा, तो वाई डायरेक्शन में सिमिलर करके हम लोग लिख देते हैं, क्योंकि ये डेल वी एक्स बाई डेल एक्स डी एक्स डी वाई डी जेड आया है, यहाँ पे कुछ है नहीं, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल केवल मल्टीप्लाई कर दिया है, एक फैक्टर कट जाएगा और ये नेगेटिव में आ गया। अब सिमिलरली वाई डायरेक्शन में और सिमिलरली जेड डायरेक्शन में हमने लिख लिया तीनों। अब नेट में कितना डिक्रीज हुआ, तीनों डायरेक्शन को कंसीडर, तो टोटल डिक्रीज इन द अमाउंट ऑफ फ्लूइड पर यूनिट टाइम, तो जितना तीनों में डायरेक्शन में अलग अलग डिक्रीजमेंट है उसको जोड़ दीजिए। अब यहाँ पे निगेटिव मत लिखिएगा, यहाँ पे निगेटिव दर्शा रहा है कि ये डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो वही डिक्रीज हम लोग मैग्नीट्यूड में निकालेंगे तो कितना आएगा, नेट में डिक्रीज इतना आएगा, ठीक, ये इतना डिक्रीमेंट हो गया। अब पूरा गेम यहीं पे है, अब इसी को बस हम लोग रीअरेंज करेंगे। अब देखिए हम लोग क्या निकालने वाले हैं, द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ फ्लूइड पर यूनिट वॉल्यूम, तो पर यूनिट वॉल्यूम में निकालेंगे, ये इतना डिक्रीज हुआ है, तो हम लोग पर यूनिट वॉल्यूम में निकालेंगे, तो ये जो डिक्रीज है उसमें वॉल्यूम से हम लोग क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, तो ये वॉल्यूम का फैक्टर ये कट जाएगा। अब ये जो आया है इसी को रीअरेंज करके हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, देखिए आई कैप डेल बाई डेल एक्स प्लस जे कैप डेल बाई डेल वाई प्लस के कैप डेल बाई डेल जेड, ये डॉट दिस वेलोसिटी। अब इसका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो देखिए ये इसका डॉट, इसे आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के का केवल 1 आएगा, बाकी सब 0 हो जाएगा, तो वापस इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको यही इक्वेशन मिलेगा, और यही तो हमें चाहिएगा। ये तो हमारा डेल ऑपरेटर है और ये है वेलोसिटी, और इसी को हम लोग क्या करते हैं, डेल डॉट वी, वही देता है डाइवर्जेंस ऑफ वेलोसिटी। इसका मतलब आपको समझ में आया, जो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे जो नेट में रेट ऑफ डिक्रीज जो होता है पर यूनिट वॉल्यूम, वही बताता है डाइवर्जेंस। किस चीज में रेट ऑफ डिक्रीज, वो किसी भी वेक्टर क्वांटिटी में हो सकता है। यहां हम लोग वेलोसिटी दिए हैं तो हम बोलेंगे उस पर्टिकुलर पॉइंट पे वेलोसिटी में जो नेट में डिक्रीमेंट हो रहा है, जो वेलोसिटी का फ्लक्स होगा उसका जो डिक्रीमेंट है पर यूनिट वॉल्यूम में, जो डिक्रीज है उसके फ्लक्स में, वही हमारा डाइवर्जेंस दर्शाता है। समझ में आया, यानी किसी वेक्टर फंक्शन में जो उसका डिक्रीमेंट है, डिक्रीज होना या इंक्रीज वाला भी उसी में आएगा, दोनों केस उसमें आएंगे। तो यही हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया, हेंस द डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर एट ए पॉइंट रिप्रेजेंट द नेट आउटवर्ड फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, यही मैंने बताया, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे किसी वेक्टर क्वांटिटी का फ्लक्स नेट में कितना बाहर निकल रहा है, वही उसी का मेजरमेंट होता है डाइवर्जेंस। बस सिंपल सा आप बात समझिए। ठीक, अब लास्ट में एक हम लोग जाते जाते पॉइंट देख लेते हैं। अगर किसी वेक्टर का अगर डाइवर्जेंस 0 आता है तो हम लोग बोलेंगे कि वो वेक्टर सोलिनोइडल है। तो कभी कभी कोई वेक्टर दे देता है कि कोई वेक्टर दिस फंक्शन है, वेक्टर फंक्शन है, प्रूव करिए कि वो वेक्टर सोलिनोइडल है। तो आपको कुछ करना नहीं है, बस उसका डाइवर्जेंस निकालिएगा, डेल ऑपरेटर के साथ डॉट प्रोडक्ट निकालिएगा, और अगर वो 0 आ गया तो आप बोलेंगे कि दैट पर्टिकुलर वेक्टर जो है वो क्या है, सोलिनोइडल है। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें बस इतना ही। अगले वाले में हम लोग कर्ल
पढ़ेंगे, ठीक है, किसी वेक्टर फंक्शन का कर्ल इसी प्रकार से इंटरेस्टिंग वे में ही पढ़ेंगे। ठीक, मेरे ख्याल से आप लोगों को ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा। ठीक है, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है ना। ये सारे लेक्चर्स आपको हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में भी मिल जाएंगे, ठीक है, वहाँ प्लेलिस्ट बना हुआ है सारा, जाइएगा आप लोग, ये सारे अवेलेबल हैं प्लेलिस्ट में।